नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की 15 जून 2021 और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल फ्रंट पेज से हम डिस्कस करेंगे वो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इसके अलावा दूसरा जो मुद्दा है दैट इज डिसएंगेजमेंट अक्रॉस LAC। इसमें जानेंगे चाइना इंडिया कहाँ तक पहुँच चुके हैं बातें करते करते। इसके अलावा आगे देखें राम मंदिर के लिए जो पिंक स्टोन निकाला जा रहा है उससे संबंधित न्यूज़ है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आगे देखें इंडिया 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को रीस्टोर कर लेगा, जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा। इसके अलावा 28 मई 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाली माइनॉरिटीज़ जो अगर माइग्रेट करके इंडिया में आ चुकी है उन लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए एक सर्कुलर रिलीज किया गया था, राइट। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगी है, उससे संबंधित दो न्यूज़ हैं, दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे पूरी डिटेल जानेंगे जीडीपी के बारे में और जीडीपी के अलावा और क्या क्या किया जा सकता है जिससे कि हॉलिस्टिक अप्रोच हमें अपनाने को एक मौका मिले कि पता पड़े कि वाकई में देश आगे बढ़ रहा है तो और क्या नुकसान हो रहे हैं, तो जीडीपी के प्लस माइनस का पता पड़ जाएगा, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि अमेरिका में अभी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है MMR, ठीक है, कि जन्म के वक्त एक माता का जन्म देते वक्त एक माता का डेथ होना, माता की डेथ होना, तो उसमें डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहाँ की चल रही है, USA की। तो ऐसे में अभी जो मदर टर्म है उसको देखो रिप्लेस कर दिया गया है इंक्लूसिविटी को प्रोमोट करने के लिए पेरेंटिंग पीपल या फिर बर्थिंग पीपल के नाम से। तो जानेंगे क्या है मुद्दा, क्यों किया जा रहा है ऐसा। इसके अलावा ये पेपर क्लिप में भी छोटी सी चीज़ दी हुई है वो भी जान लेंगे। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को दी जाने वाली दवाई कैसे कोविड से बचा लेती है वो भी देखेंगे। आगे चलते हैं, वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। नेटो लीडर्स ने क्या अभी चाइना को लेकर के स्टेटमेंट दिए हैं, और इकोनॉमी पेज से एक बार समरी ले लेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में, न्यूज़ को डिटेल्स में। तो फर्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज से जिसकी डिटेल हम ले रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर देखो तो उसमें उसका अभी राइज हो चुका है 12.94% तक। दैट मीन्स इन होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो 12.94% तक बढ़ चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस की बात भी करो तो उसमें भी महंगाई का अगर देखा जाए तो 6.3% की जो रेंज है वो क्रॉस हो चुकी है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा RBI को जो स्लैब दी हुई है इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए कि भाई देश में 4 ± 2% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए। अब आप देख रहे हो 6.3% तक अगर रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गई है तो एक तरफ तो RBI पे प्रेशर हो गया है महंगाई का, दूसरी तरफ मुद्दा ये हो चुका है कि अभी भी इकोनॉमी प्रॉपर ट्रैक पे नहीं आ रही है। तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो भी पॉलिसी रेट्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उनको अकोमोडेटिव बनाया हुआ है। दैट मीन्स मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करने की बात की जा रही है। तो आप देखो कि किस तरीके से एकदम टाइट रोप वॉक हो चुकी है कि कैसे रस्सी पे अब चलना पड़ेगा RBI को, क्योंकि एक तरफ जहां पर इन्फ्लेशन है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हो यहां पर लगातार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन होना जरूरी है, और अगर पैसे को ज़्यादा सर्कुलेट करते हो तो उससे भी इन्फ्लेशन ज़्यादा आती है। तो ऐसी चीज़ों में कहीं ना कहीं RBI के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पर एक चीज़ क्लियर है कि RBI बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि अपनी अकोमोडेटिव स्टांस को विड्रॉ करे, क्योंकि सेकंड वेव के चलते ये महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। क्योंकि अप्रैल मंथ में जितनी महंगाई थी, अगर आप बात करो इसकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लेवल पे इन्फ्लेशन की, तो वो समथिंग 5% चल रही थी जो कि 6% की रेंज में थी, ठीक है, इस रेंज में थी। पर अभी क्या हुआ, कोविड-19 का सेकंड वेव आया तो उसके चलते लॉकडाउन या फिर रेस्ट्रिक्शंस फिर से लगानी शुरू कर दी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई, ठीक है। तो ये है अभी फैक्ट सीट अगर देखी जाए तो। अगर पिछले साल से अब तक कंपेयर किया जाए तो नवंबर 2020 में इन्फ्लेशन का ये स्टेटस था। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो था उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन 2.29% थी, जबकि CPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट की बात करो तो 6.93। तो ऐसे में नवंबर 2020 के कंपैरिजन में तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट मीन्स रिटेल प्राइस जो है वो तो डाउन हुई है, पर दूसरी तरफ होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो लगातार बढ़ते बढ़ते 12.94% तक पहुंच गई मई 2021
आते आते। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, अब इसमें क्या क्या वजह है, देखो इसके पीछे मेन वजह है एक तो क्रूड ऑयल का ज़्यादा महंगा हो जाना। ठीक है, क्रूड ऑयल महंगा होता है तो सीधा उसका असर हमारे यहाँ पर पड़ता है, जिसके पीछे ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा पैसा लग जाना होता है। और हमारे यहाँ पर जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है क्रूड ऑयल की, उसका 85%, जैसा कि मैं बार बार बताता रहता हूँ, 85% हमारी डिमांड हम इम्पोर्ट से फुलफ़िल करते हैं। अच्छा, फूड के अलावा अगर फूड और फ्यूल कंटेंट को अगर हम निकाल दें, फूड एंड फ्यूल कंटेंट को, तो हमारे पास में आ जाती है कोर इन्फ्लेशन। देखो, एक तो होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है जिसके अंदर आप कंसिडर करते हो फूड के आइटम्स को भी और फ्यूल आइटम्स की इन्फ्लेशन को भी। अगर इनको आप हटा दोगे तो आपके पास में आ जाएगी कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन भी 83 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पे चल रही है, जो कि लगभग 6.55% है। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल पेट्रोल और डीजल के चलते या क्रूड ऑयल के चलते ही यहाँ पर यह प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे में कोर इन्फ्लेशन है वो भी राइज हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल लेते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसमें 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं, जिनमें एक तो प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, दूसरी कैटेगरी होती है फ्यूल एंड पावर की बात करते हैं, और तीसरे में मैन्युफैक्चरिंग। अब इन तीनों की, अगर इन तीनों कंपोनेंट्स की बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स में, तो तीनों में प्राइस राइज देखी गई है, जिसका यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनमें भी राइज देखा गया है, तो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में भी 10.8% का इंक्रीमेंट देखा गया। तो ओवरऑल होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी राइज देखा गया है। इसमें अब जो पिछले साल का डेटा है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, पर एक बार देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो। पिछले साल नहीं, बेसिकली पिछले महीने का ये डेटा है, तो ऐसे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। फ्यूल की अगर बात करें तो फ्यूल में चाहे आप पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करो, एलपीजी की बात करो, या फिर नेफ्ता की बात करो, फर्नेस ऑयल जो भट्टियों में काम आता है उसकी बात करो, इन सब की महंगाई बढ़ी है। तो ऐसे में क्या हो गया है कि ओवरऑल इसकी मार कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे भी है, और कंज्यूमर पे अल्टीमेट मार पड़ गई है। ये आपको पता है ही कि आरबीआई जो कुछ भी पॉलिसीज बनाता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करता है, जिसमें क्या होता है कि एक्चुअल में एक कंज्यूमर पे कितना लोड पड़ रहा है सर्विसेज और गुड्स को परचेज करते टाइम पे। तो वो जो महंगाई है उसका मेन बेसिस पे देखा जाता है। अब रही सही में आप देखो कि ज़्यादातर कंट्रीज में अभी क्या हो रहा है, इकोनॉमी रुकी हुई थी, तो अकोमोडेटिव स्टांस क्रिएट किया जा रहा है। दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इजीली इन्फ्यूज किया जा रहा है इकोनॉमीज में। तो इससे क्या हो गया, मार्केट में जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस भी राइज हो गए, और कमोडिटीज़ के प्राइस राइज हो रहे हैं तो उसी का असर कहीं ना कहीं इंडिया में भी हम देख रहे हैं अलग अलग कमोडिटीज़ में। वो बात ठीक है कि अभी सेकेंड वेव जो है कोविड की वो एब कर रही है, दैट मीन्स वो रिड्यूस हो रही है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में आशा तो ये है, एक्सपेक्टेड तो ये है कि अच्छा खासा अब इकोनॉमी परफॉर्म कर लेगी और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा पाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो देखो, डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है, बातें बहुत हो गई, पर चाइना ने एक चीज़ कही है कि क्यों ना मेजर जनरल लेवल की बातचीत अब शुरू की जाए। देखो, अगर हम बात करें फरवरी मार्च के लगभग, उस टाइम पर पेंगोंग शो रीजन से तो डिसएंगेजमेंट हो गया था। ठीक है, कि जहां से जो ट्रूप्स थे, चाइना की ट्रूप्स भी विड्रॉ कर गए थे और हमारे ट्रूप्स भी विड्रॉ कर गए थे। पर कुछ और दूसरे रीजन है जहां पर भी अभी कहीं ना कहीं टेंशन वाली सिचुएशन बनी हुई है। उनमें से एक तो है हॉट स्प्रिंग रीजन और एक है गोगरा पोस्ट। बोले यहां पर अभी तक भी कहीं ना कहीं आमने सामने है दोनों की सेनाएं, और डी एस्केलेशन की बातचीत है। वो कोशिश तो की गई थी कि जैसे ही पेंगोंग शो रीजन से डी-एस्केलेशन शुरू हुआ था, उसके बाद में ये था कि अब इन बचे हुए रीजन्स में भी जल्दी डिसएंगेजमेंट हो जाए। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि चाइना अभी भी उन चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहा जो अपनी बातें रखना चाह रहा है इंडिया। पर अभी चाइना ने क्या कहा है कि क्यों ना हम अब एक और बातचीत का एक नया राउंड स्टार्ट करें, जो कि कमांडर लेवल पे हो, सीनियर कमांडर्स वहाँ पे बातचीत करें और इंडिया की बात भी सुनी जाएगी कि उनका क्या कंसर्न है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, यहाँ पर अभी इंटरनेशनली चाइना पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन चुका है। G7 कंट्रीज़ की हमने बात की, बहुत अच्छे से डिटेल जान ली। अभी आपको मैं नेटो की जो न्यूज़ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पर तो चाइना को सीधा का सीधा चैलेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे में अब चाइना के ऊपर एक और पेंडेमिक को लेकर के देखो
इकोनॉमिक इमरजेंसी को देख करके देखो, टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है अपनी तो बचाए रख रहा है, दूसरों की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहा है, उस पर सवाल है। तो ऐसे में चाइना चारों तरफ से घिर गया। तो अब क्या बातचीत होने के चांसेस हैं। देखो 15 जून को पिछले साल में गलवान वैली इंसिडेंट तो हुआ ही था, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और चाइना के 4 जवान भी मारे गए थे। तो ऐसे में अभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स है जहां पर थोड़ा सा टेंशन डाउन होना चाहिए। अब देखने वाली बात है कितना क्या आगे सक्सेस मिलती है। अगर गलवान वैली इंसिडेंट की बात कर रहे हैं जो पिछले साल हुआ था, वो 1986 के बाद में इस तरीके से एंगेजमेंट रहा है। वैसे तो देखो 45 सालों के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कभी हुआ नहीं चाइना इंडिया के बीच में, पर अगर बात की जाए कि गलवान वैली इंसिडेंट की या फिर अभी जो स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है बचे हुए 2 ऑप्शन 2 जगहों पे, एक तो हम बोल रहे हैं जिसको गोगरा पोस्ट, एक हॉट स्प्रिंग, तो दोनों रीजन में बोले हो सकता है कि कई साल लग सकते हैं एक दूसरे मतलब ट्रूप्स को वहां से निकलने में, क्योंकि 1986 में जो समदोरोंग छू करके लोकेशन है वहां पर भी स्टैंड ऑफ हुआ था और उसको स्टैंड ऑफ को रिजोल्व होने में 8 साल लगा दिए थे चाइना ने। तो चीज़ क्या है कि मिलिट्री स्टैंड ऑफ कंटिन्यू हो सकता है और इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो एक तरफ तो पेंगोंग शो में तो हमने डिसएंगेजमेंट करने में कैसे सक्सेस पाई, क्योंकि हमने कैलाश रेंज पे कैप्चर कर लिया था, हमारे सैनिक वहां पहुंच गए थे, ठीक है। तो उसके चलते चाइना कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया, नहीं तो हम बैकफुट पे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई जा रही, बाकी तो देखो टाइम बताएगा क्या होता है। एक स्टेटस के बारे में और वैसे आपने एडिटोरियल पूरा डिस्कस किया है, एडिटोरियल पेज आपने देख लिया, तो ये आपके लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है ई ऑक्शंस के लिए, राजस्थान गवर्नमेंट। वजह कि पिंक सैंडस्टोन की जो ज़रूरत है, गुलाबी जो मिट्टी का पत्थर होता है सैंडस्टोन, उसकी ज़रूरतें महसूस की जा रही है या फिर डिमांड है राम मंदिर को बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में भरतपुर में बंसी पहाड़पुर रीजन है, एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये आप देखोगे राजस्थान के ईस्टर्न रीजन में आता है, वहाँ पर बंसी पहाड़पुर एरिया है और वहीं पर आप देखोगे बंद बारेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन जाता है कि बंद बारेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में थी, कौन से स्टेट में है, तो राजस्थान। आंख मींच के लगाना आपको, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में 1 या 2, ठीक है। तो ऐसे में बंद बारेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बहुत बड़ा एरिया अराउंड 398 हेक्टेयर एरिया जो है वो बंद बारेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से तो निकाला गया है और उसको फिर अब ऑक्शन की जाएगी, उसकी नीलामी होगी, जिससे कि राम मंदिर में जो गुलाबी पत्थर की ज़रूरत है बनाने के लिए वो पूरी हो सके, ठीक है। और रही सही में अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अगर ज़मीन आप निकाल रहे हो तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा उसको कॉम्पनसेट भी किया जा रहा है, कुछ और एडिशनल एरिया ऐड किया जा रहा है इसमें। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, यही बंद बारेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंसी पहाड़पुर और भरतपुर, ये 3-4 नाम इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में हो रहा था, जिसमें टारगेट क्या था, डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, ये मेन थीम थी, मतलब इसके ऊपर डायलॉग था, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। तो इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई हमारे यहाँ पर इंडिया में लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड ज़मीन को हम रिवाइवल देंगे, मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने अपने स्टेटमेंट में दी है, ठीक है। तो 2030 तक ये किया जाएगा। अब इसमें काम क्या होगा, अगर जंगल लगाए जाएंगे तो जंगल क्या करते हैं जी, कार्बन सिंक का काम करेंगे कि नहीं, तो लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन हो पाएगा। कहने का मतलब इतना सारा कार्बन जो है वो कैप्चर करने में कैपेबल हो जाएगा इंडिया एडिशनली, ठीक है। इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे सॉइल पोल्यूशन की वजह से हो, चाहे एरोजन की वजह से हो, या कोई और वजह से केमिकल एडिशन के चलते हैं। तो ऐसे में बोले वर्ल्ड की ओवरऑल अगर ज़मीन के एरिया की बात करें तो उसमें 2/3 एरिया जो है वो डिग्रेडेड हो चुका है या उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। तो उसको चेक करने की ज़रूरत है, ज़मीन को इरोड होने से रोकने की ज़रूरत है, मिट्टी को इरोड होने से रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि एक लैंड ही तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अगर जब किसी देश के पास में या नेशन, जिसको राष्ट्र बोलते हैं, लोग जिनके होते हैं, उन लोगों की आइडेंटिटी कैसे बनती है, जब उनके पास में एक ज़मीन का टुकड़ा होता है। फिर उसके बाद में एक देश कैसे बनता है, उसके पीछे देखो, एक तो ज़मीन का टुकड़ा, वहाँ पर लोग और वहाँ के लोगों की संस्कृति, ये तीनों चीज़ें मिलकर के फिर बाद में एक कंट्री को क्रिएट करती हैं। तो ऐसे में
एक कंट्री के लिए, उन सोसाइटीज़ को फ्लॉरिश होने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, हेल्थ अच्छी करने के लिए, सेफ्टी और इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए हमें लैंड की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। द दिल्ली डिक्लेरेशन 2019 के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया एक लीडर की तरह काम करता है। अभी तक हमने लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर फॉरेस्ट कवर को ऐड कर दिया, मतलब फॉरेस्ट कवर में टोटल एडिशन कर दिया गया है 3 मिलियन हेक्टेयर में। तो ओवरऑल पिछले एक दशक के अंदर पूरे भारत का ज्योग्राफिकल एरिया जितना है उसका अराउंड 25%, 1/4 एरिया है वो फॉरेस्ट कवर में आने लग गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वैसे तो फॉरेस्ट पॉलिसीज में टारगेट क्या किया हुआ है कि जितना एरिया है इंडिया का उसका 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, पर इसकी तरफ अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब बढ़िया अचीवमेंट है ये। तो देखो, रिस्टोरेशन करना ज़मीन का, या रेनफॉल जो भी आए उसका यूज़ करना, वाटर स्कैसिटी नहीं हो, ठीक है, ड्रॉट्स की वजह से भी तो कितनी डेजर्टिफिकेशन आती है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की जगह एफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्टेशन किया जाए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होगी। रिस्टोरेशन स्ट्रेटजीज पे काम किया जाएगा, वो सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। आगे चलते हैं। देखो, अब मुद्दा ये है कि सिटीजनशिप नोटिफिकेशन को लेकर के पिटीशन लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा जाता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कंट्रोवर्शियल माना जाना, मतलब कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी थी, बोले उस एक्ट के तहत बिना कानून बनाए, कोई रूल्स फॉर्मुलेट किए बिना ही सरकार ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया कि हमारे 3 पड़ोसी देश, कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, बोले इन तीनों से कोई भी माइनॉरिटी इंडिविजुअल्स आकर के यहाँ इंडिया में माइग्रेट करके आते हैं, जो कि हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, जैन्स हो सकते हैं, पारसीज हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, तो बोलो उनको सिटीजनशिप दे दी जाए। तो उस नोटिफिकेशन को लेकर के पिटीशन लगा दी गई कि ये CAA एक्ट 2019 के अंडर है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनी तरफ से एफिडेविट दिया गया, उसमें यह कहा है कि हमने जो नोटिफिकेशन 2021 में 28 मई को रिलीज किए हैं वो सेक्शन 16 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत ये रूलिंग्स दी गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की अथॉरिटीज़ को हम अलाउ करते हैं कि आप वहाँ पर मेरिट्स को कंसिडर करो, और नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन, 2 तरीके से आप वहाँ पर सिटीजनशिप दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में रजिस्टर कर सकते हैं। नेचुरलाइजेशन का मतलब कि कई सालों से यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर पुश्तें बीत गई हैं उनकी, फिर भी अभी तक उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया था, बोले स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों को हमने एम्पावर किया है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं इसी एक्ट के अंदर में है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। मतलब 2019 के एक्ट के तहत नहीं है ये गाइडलाइंस, ये नोटिफिकेशन हमने जो रिलीज किया है वो 2019 की बजाय 1955 के एक्ट के अंदर में है। तो बेसिकली ये पॉइंट एक तो क्लियर किया गया है। दूसरा, देखो, पॉलिटिक्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खेली जा रही है, आपको पता ही है इस मुद्दे के ऊपर। तो ऐसे में टॉप कोर्ट के अंदर अपनी तरफ से ये भी बोला है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने अपने स्टेटमेंट दिए थे 2002 के टाइम पे कि जल्दी से जल्दी जो भी माइनॉरिटीज़ माइग्रेट करके आई हैं पाकिस्तान से, उनको हमें सिटीजनशिप देनी चाहिए। तो ये चीज़ें देखो थोड़ी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और बोले कि वो शेड्यूल्ड कास्ट से ज़्यादा बिलोंग करती है। तो ऐसे में हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब है, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई इनको जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करो, और इन लोगों को ह्यूमन राइट्स कम से कम अवेल होने चाहिए, ठीक है, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जब उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनको जो राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो ही जाएंगे। तो ये चीज़ें बताई जा रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे। पेपर क्लिप में देखें तो ये बताया जा रहा है कि डायबिटीज़ की ड्रग्स जो है वो कोविड के इफेक्ट, कोविड का जो इफेक्ट होता है, कोविड का जो प्रभाव होता है लंग्स पर, उसको बहुत हद तक कंटेन करने में हेल्प करती है। और उस ड्रग का नाम है मेटफॉर्मिन, ये नाम है, देखो, मेटफॉर्मिन, जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कि ब्लड में शुगर लेवल हो उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है। पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को ये ट्रीट करने में काम आती है। इसमें क्या होता है कि आपको पता ही है कि कोविड का अगर इन्फेक्शन किसी के है तो उसके लंग्स में जो है इन्फ्लामेटरी
इश्यूज आने शुरू होते हैं, मतलब स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो मेटफॉर्मिन है ये कहीं ना कहीं उस स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। तो ऐसे में क्या हो गया, अपने आप में एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट है कि नहीं, कि वाकई में SARS-CoV-2 से इन्फेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बचाया जा सकता है। क्योंकि ये अभी जो ट्रायल लिया गया है वो माइस मतलब चूहे पे किया गया है, ठीक है। तो उसमें देखा गया कि उनको, उस चूहे को इन्फेक्शन था SARS-CoV-2 का, और फिर उसके ऊपर ये जब इस ड्रग का यूज़ किया गया तो उस चूहे को ज़्यादा परेशानियां नहीं हुई कोविड से फाइट करने में। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिसर्चर्स ने जो मॉडल यूज़ किया उसका नाम है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कि कहने का मतलब सांस लेते टाइम पे कितनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, इसी के चलते तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक प्रॉमिसिंग है जिसमें मेटफॉर्मिन ये दवाई काम में ली जा रही है। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल है कि किस तरीके से इंडिकेटिव मैनर में जीडीपी को यूज़ किया जाता है, इसके क्या क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऑलरेडी हमारे सामने हैं जिनके एग्जाम्पल भी हम देख रहे हैं कि कैसे इन कंट्रीज़ ने अपने आप को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से स्विच करके दूसरे इंडिकेटर्स पे ले गए। तो ऐसे रेड डॉट जो है ये तो देखो इंडिकेटर बताएगा, और ये जो ब्लू डॉट है ये इस इंडिकेटर की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, जिसमें पहला कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इंडिकेटर का नाम है हाउ इज ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कैसा है। तो इसमें ये जो एक इंडिकेटर है ये स्टैटिस्टिक्स देता है, पूरी डेटा देता है, जो कि 2010 से शुरू हुआ। 30 इसमें की इंडिकेटर्स हैं जिनको 3 कैटेगरीज में डाला हुआ है, जिसमें मटेरियल वेल्थ के बारे में डेटा कलेक्ट होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में डेटा कलेक्ट होता है, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों को मिला करके फिर बाद में कैलकुलेशन होती है। तो ओवरऑल पॉइंट क्या आ गया कि जीडीपी के बजाय दूसरे इंडिकेटर्स पर रिलाई कर रहा है ऑस्ट्रिया 2010 से। सिमिलरली इजराइल में भी एक इंडिकेटर चल रहा है जिसका नाम है वेलबींग, सस्टेनेबिलिटी एंड नेशनल रेजिलियंस इंडिकेटर। इसमें आप देखो कि 2015 से चल रहा है, जिसमें 10 डोमेन में अलग अलग कैटेगरीज में डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर बाद में पता पड़ता है कि देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी देखो, एम्प्लॉयमेंट की क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी मतलब और ज्यादा बेटरमेंट की तरफ आप लेके जा रहे हो। पर्सनल सिक्योरिटी कितनी मिल रही है, हेल्थ कैसी चल रही है, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, ये कुछ की पिलर्स है जो इसके बेसिस पे इजराइल में इंडिकेटर काम करता है जीडीपी की जगह। सिमिलरली बेल्जियम की बात करें तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री इंडिकेटर टू जीडीपी ये काम में लिया जाता है। ये 2014 से कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें 13 थीम्स के अंडर में काम किया जाता है, और 3 डायमेंशंस हैं, 13 थीम्स 67 इंडिकेटर्स। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल एग्जांपल देख लो कि बेल्जियम हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने जीडीपी को बहुत सालों से छोड़ रखा है। और लगभग देखो 2014 का ये है, 2010 से जापान ने छोड़ दिया, यूनाइटेड किंगडम 2010 में छोड़ चुका है, जर्मनी 2013 से अलग इंडिकेटर पे चल रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जीडीपी पे क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जो आज हम पूरे देश की स्टेटस को देखना चाह रहे हैं कि कितना हमने प्रोग्रेस किया, उसमें जीडीपी पे अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसी ही चीज को लेकर के ये पूरा आर्टिकल है, जिसमें हमने देखा कि अलग से कई कंट्रीज ने पहले ही जीडीपी को छोड़ दिया है अपनी प्रोग्रेस को इंश्योर करने के लिए। देखो जीडीपी की अगर बात की जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के द्वारा अगर देखें तो उसका कहना यह है कि किसी भी कंट्री की बॉर्डर्स के अंदर अगर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि कंज्यूमर्स फाइनली कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उनका सारों का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उनकी मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर दोगे तो वो उस कंट्री की जीडीपी हो जाएगी। और वो जो कैलकुलेशन है वो आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करोगे, वो हो सकता है कोई क्वार्टर हो या फिर 1 साल हो, तो नॉर्मली 1 ईयर लिया जाता है। तो ऐसे में 1 साल में किसी भी देश की बॉर्डर्स के विद इन द बॉर्डर्स कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, फाइनल यूजर्स के साथ, फाइनल यूजर्स खरीद रहे हैं, तो उसका एडिशन हो जाता है जीडीपी। तो बात यह है कि जीडीपी एक इंपॉर्टेंट आइडिया देता है फाइनल गुड्स के बारे में। यहां पर आप फाइनल गुड्स की बात कर रहे हो, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं करते हो। तो एक तो कमी देखो यहीं पर आ गई कि आप इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स भी बात करो तो नए प्रोड्यूस होते हैं, वो सेकंड हैंड गुड्स को भी एक्सक्लूड किया जाता है। तो ऐसे में जीडीपी में क्या कमियां हैं वो देखते हैं। तो सवाल यह आ जाता है कि क्या जीडीपी एक फॉल्टी मैट्रिक है जिससे कि इकोनॉमी को, अगर आप इकोनॉमी की ग्रोथ को अगर आप मैप करना चाहो तो कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो देखो इसमें ये बात ठीक है
कि अभी तक जीडीपी की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है कि आप इकोनॉमीज को कंपेयर कर सको। आज यूएसए कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, कितनी ग्रोथ कर रहा है, इंडिया कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, चाइना कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, अगर इनको हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, जीडीपी ही एक आइडिया रहता है हमारे पास में कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना चल रहा है इन कंट्रीज का। तो कंपैरिजन को लाने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी रहने के लिए ग्लोबली ये एक ट्रेंड है। पर होता क्या है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके चलते उनको अगर इग्नोर किया जाता है तो आपको एक्चुअल जीडीपी की इमेज भी नहीं पता पड़ेगी, जैसे कि एनवायरमेंटल लॉसेस कितने हो रहे हैं या फिर कितने ड्रॉट्स आ रहे हैं, कितना लॉस हो गया, उन सारी चीज़ों को आप कंसिडर नहीं करोगे, फिर आप जीडीपी देख रहे हो कि जीडीपी जो है वो लगातार ग्रो कर रही है। जैसे इंडिया की बात करो, हमारे यहाँ पर बेरोजगारी तो 13% से भी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। CMIE की जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसके तहत अभी ये पता पड़ा है कि 13% तक बेरोजगारी इंडिया में चल चुकी है, बढ़ चुकी है। तो ऐसे में बेरोजगारी तो लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, लाइवलीहुड अर्निंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जिंदगी का लेवल है वो गिर चुका है। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है, मैंने वो एक बंदे ने करेक्ट किया था, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप कमेंट कर दिया करो, अगर मैं बोलते टाइम पे कई बार मेरे से गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आप एक बार थोड़ा इमेजिन करो, मैं सुबह से कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और आप लोगों को बैक टू बैक 2 वीडियोस देता हूँ और उसमें एकदम नॉन स्टॉप बोलना होता है, तो कुछ अगर गड़बड़ निकल जाए ना, साउथ अफ्रीका की जगह ऑस्ट्रेलिया निकल जाए, तो आपके सामने जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर है ना, आप इसको तो रेफर कर ही सकते हो, बाकी फिर भी करेक्ट कर देना आप मुझे, करेक्शन आते रहते हैं। और मेरी एक चीज़ ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि आप जैसे ही करेक्शन कोई कमेंट बॉक्स में डालते हो तो मैं उसको पिन कर देता हूँ कि हाँ भाई ये करेक्शन है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा कमेंट को भी ध्यान से देख लो, क्योंकि फालतू के कमेंट्स में डिलीट कर देता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रखता, ठीक है। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो कमेंट्स में मैं सीखता हूँ, अगर आप कोई सजेशन दे रहे हो उससे लर्निंग है, और बाकी कुछ उल्टे सीधे कमेंट आते रहते हैं इधर उधर के, पता नहीं उनका क्या है, तो उनको मैं बिल्कुल एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि वहाँ पर हेल्दी कमेंट मिले, कोई देखे तो वाकई में उनको लगे कि हाँ क्वालिटी चीज़ पड़ी है यहाँ पे, राइट। खैर आ जाओ वापस से। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जीडीपी में आपने एम्प्लॉयमेंट को वाकई में यहाँ पे कंसिडर किया नहीं ना, तो ये एक रियल इमेज नहीं आती। तो ऐसे में 2008 में निकोलस सरकोजी जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस थे, उन्होंने एक रिपोर्ट कमेंट्स की, मतलब रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने हाईलाइट किया, और वो रिपोर्ट दी गई थी जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, अमर्त्य सेन हमारे इकोनॉमिस्ट, और जीन पॉल फितौसी, इन तीनों ने मिलकर के अपनी रिपोर्ट दी थी। और उस रिपोर्ट में ये कहा था कि जीडीपी जो है ना, अगर आप इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के लिए जीडीपी पे आप रिलाय करोगे तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप कितना क्या, और सोशल इंडिकेटर्स को आप नहीं मेंशन करते हो कि कितनी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज हैं, वो पता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। सिमिलरली आपको ऑल्टरनेटिव टूल्स की तरफ जाने की जरूरत है, बजाय कि केवल और केवल जीडीपी के। सेम चीज ग्रोथ डिल्यूजन 2018 के अंदर डेविड पिलिंग एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट में दिया था कि कहीं ना कहीं जीडीपी जो है वो मिस करती है कि जो लोग हैं उनको कितनी मुश्किलें हो रही हैं और देश में उनकी कितनी वेलफेयर इंश्योर हो पा रही है। तो सवाल ये है कि ये एलिगेशन कितने वैलिड है, इसके लिए देखें तो जीडीपी है ना, आप देखो यहां पर ना तो हैप्पीनेस को मेजर करती है, ना इनइक्वालिटीज का पता पड़ता है जीडीपी में, ना ये पता पड़ता है करप्शन कितना हो गया, कितना करेक्ट करने की सरकार कोशिश कर रही है, ना डेमोक्रेसी के अंदर जो वैल्यूज होनी चाहिए या डेमोक्रेसी की रोबस्टनेस कि कितनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है उसका पता पड़ता है, ना ही क्लाइमेट चेंज कितना हो चुका है और इसके लिए देश कितना काम कर रहा है, और ना ही आपको ये पता पड़ता है कि पॉल्यूशन की वजह से उस जीडीपी को कितना लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल हर चीज़ का जवाब क्या है, नहीं। तो कहने का मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आप रिलाय नहीं कर सकते जीडीपी पे। फिर बात यह आ जाती है कि जीडीपी अगर इन चीज़ों को नहीं कंसिडर करती है तो क्या जीडीपी को हम छोड़ देना चाहिए? तो एडिटर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है राइटर कि जी बिल्कुल नहीं, जीडीपी को छोड़ो मत। आप अगर किसी भी एक इंडिकेटर को अपनी पूरी एक सिनेरियो को एक्सप्रेस करने की बात करोगे तो उस इंडिकेटर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो जीडीपी गलत है ये गलत नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। ऐसे में आपको कुछ ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स पे जाने की जरूरत है, जिसमें आप जो भी डिमांड चाहते हो कि हाँ जी पोल्यूशन लेवल भी आपको चेक करना है, वो चेक करना है, तो ऐसे में आप उनको जीडीपी को एक पार्ट रखो, बाकी इंडिकेटर्स को और पार्ट दे दो, फिर एवरेज निकाल करके कोई इंडिकेटर तैयार कर दो ना, जैसे हमने अभी 6 कंट्रीज के देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, इनके। तो ऐसे में उनसे लर्निंग्स ले सकते हैं हम, कहने का मतलब।
ठीक है, तो पॉइंट यहां पर आ जाता है कि अगर आप केवल एक इंडिकेटर को पूरा चेक करो तो ऐसी परिस्थितियों और उसी इंडिकेटर को कहो कि हाँ देश में सारी चीजें वो एक इंडिकेटर बता दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। और यही गड़बड़ हो जाती है जब जीडीपी को आप दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हो। जीडीपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जीडीपी की अगर बात करें तो अगर किसी देश में प्रोस्टिट्यूशन, अगर वेश्यापंथी चल रही है वो हो या फिर कोल माइनिंग चल रही है, बोले इन दोनों चीजों के ऊपर जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, आप देखो एक तरफ कहां बात हो रही है, एक तरफ कहां बात हो रही है, बोलो दोनों का वैल्यू ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल जीडीपी शो करता है। जबकि अगर आपको कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दूसरे इंडिकेटर्स पर रिलाय करो। ठीक है, अब बात ही आ जाती है कि फॉल्टी तो है नहीं, मान लेते हैं कि जीडीपी फॉल्टी नहीं है, तो क्या ये एडिक्वेट है? तो सवाल ये आ जाता है एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि आज अगर हम जीडीपी की बात करें इंडिया में कैलकुलेशन की, तो हमारे यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका तो लेना देना देखो इसमें जीडीपी में कवर हो जाता है, पर हमारे यहाँ तो 85% एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में मिलता है, उसके बारे में कौन डिटेल देगा जी? जीडीपी तो नहीं दे रही। इसका मतलब क्या हो गया? इनएडिक्वेट है। तो ऐसे में हमें दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। फिर इसके अलावा बात ही आ जाती है कि जीडीपी नॉर्मली इस चीज़ को कंसिडर करने में फेल हो जाती है कि लोगों का वेलफेयर कितना हो रहा है, कि सरकार जो है वो लोगों की वेलफेयर कितना इंश्योर कर पा रही है, या फिर आप देखो कि कितना डैमेज हमारे यहाँ पर हो जाता है फॉसिल फ्यूल के बेसिस पे ही। अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट करते हो, फॉसिल फ्यूल कितना ज़्यादा प्राइस में वेरिएशन आता है और उस वेरिएशन को आप जीडीपी में दिखा देते हो, तो ऐसे में इस तरीके से एक तरफ तो वेलफेयर को एक्सक्लूड कर दिया और दूसरी तरफ जो वोलेटाइल प्राइसेस हैं, चेंजेस होने वाले प्राइसेस हैं, उनको आप कंसिडर कर लेते हो। तो बोलो बहुत चिंता वाली बात है ऐसी, तो फिर भी आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आप एक साबुन का एग्जाम्पल लो और एक मास्क का एग्जाम्पल लो कि दोनों 10-10 रुपए के अंदर अंदर प्राइस में आ जाते हैं। पर आप एक चीज़ बताओ, एक 10 रुपए का साबुन और एक 10 रुपए का मास्क एक इंडिविजुअल की लाइफ बचा रहा है आज, और ऐसे में लॉन्ग टर्म में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करेगा? ये 10 रुपया कितना हो गया लॉन्ग टर्म में? तो आप कैसे जीडीपी को गलत मान सकते हो? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना कि 10 रुपए का साबुन और 10 रुपए का मास्क अगर कोई यूज़ करता है आज के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, तो वो बंदा अगर जिंदा रह रहा है तो आने वाले टाइम पे इकोनॉमी में पता नहीं कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो। तो वहां पर तो मल्टीपल इफेक्ट दिखा रहा है। कहने का मतलब कि कितना ज़्यादा फाइनेंशियल वैल्यूज़ उस इंडिविजुअल की रहेगी आने वाले टाइम पे। तो आप इस 10 रुपए को ही तो कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऐसे में तो जीडीपी ने इन चीज़ों को, इस चीज़ को भी कैलकुलेट किया है 10 रुपए को। तो आपको और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जाने की ज़रूरत है। तो पॉइंट क्या है कि अगर आपको ज़्यादा कंपैरिजन करना है तो भाई आपको ये इंडिकेटर से लर्निंग लो। इनके अंदर 6-6, 7-7, 13-13, 15-15, 20-20 इंडिकेटर्स हैं, इनके बेसिस पे इंडिकेटर तैयार करो। जीडीपी को क्रिटिसाइज मत करो आप पूरा, ठीक है। फिर बात ही आ जाती है जीडीपी में और कोई ऑल्टरनेटिव के तौर पे। देखो ऑल्टरनेटिव के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी निकाल दिया, डिवाइड बाई पूरी पॉपुलेशन वो निकाल दो। मीडियन इनकम भी निकाल लेते हैं कि हाँ एवरेज कितनी इनकम हो रही है पूरे देश में एक एक इंडिविजुअल की। इनइक्वालिटी के लिए गिनी कॉफिशिएंट आपको पता है जो दिखाता है हमें। सिमिलरली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें क्या होता है जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन जो भी वियर एंड टियर हो रहा है अगर उसको हटा दें तो उसमें हमारे पास में एनडीपी आ जाएगा। एनडीपी का मतलब हो गया जीडीपी में से डेप्रिसिएशन, जो भी वियर एंड टियर हो रहा है उसको माइनस कर दोगे तो एनडीपी आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऐसे में बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेट करने के, पर उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वो भी आपको पूरा डिटेल नहीं देंगे। जैसे कि जीडीपी पर कैपिटा आप ले रहे हो तो आपने इंडिया की जीडीपी को पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो जीडीपी पर कैपिटा आ गई। पर यह क्या सही बात है कि सबके अंदर वो बराबर बटी हुई है जो पूरी इनकम है वो? क्योंकि आज अगर 100 इंडियंस हैं उनके पास में तो इनकम लगातार बढ़ती चली गई इस कोविड-19 के टाइम पे, और बचे हुए लगभग 45 टू बचे हुए जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 45 टू 65% पॉपुलेशन की जो लाइवलीहुड अर्निंग्स लाइवलीहुड है वो डिक्लाइन कर गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या आप एवरेज निकाल के इक्वल कर सकते हो? तो पॉइंट क्या आ गया, ऑल्टरनेटिव्स के लिए आपके पास में ऑप्शंस बहुत हैं, पर जीडीपी को आप ये कह दो कि भाई ये गलत है, गलत नहीं है। ये अपनी खुद की एक आइडेंटिटी लेकर के चलने वाला इंडिकेटर है। इसके बेसिस पे आप इसको रिप्लेस करने की कोशिश करो तो देखो हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ और वेरिएबल्स के ऊपर भी हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तैयार करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमने 6 कंट्रीज़ का देखा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जो अभी हुआ है, वर्ड का मतलब कि
बर्थिंग पीपल बोल दिया गया है माता के नाम पर। देखो यूएसए की गवर्नमेंट ने अभी कुछ चेंजेस किए हैं टर्मिनोलॉजी में, जिसमें मदर्स की जगह बर्थिंग पीपल नाम डाल दिया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक पॉइंट तो ये है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जन्म के समय माता का, मतलब जन्म देते टाइम पे माता की डेथ होना, ठीक है, 1 लाख माताओं पर, तो वो सबसे ज़्यादा है डेवलप्ड नेशंस में। दूसरी तरफ अगर देखो तो ये एमएमआर जो है ना, वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी ब्लैक अमेरिकन्स में, या इंडियंस में, या अलास्का नेटिव्स में, या दूसरी वुमेन जो कि कलर कंसिडर की जाती है, वाइट के अलावा जो बचे हुए जितने भी कलर के लोग वहाँ पे रहते हैं उन सब के लिए। तो ऐसे में जो बाइडन के जो ओपोनेंट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वाले लोग, उन्होंने भी ये कहा है, बोले ये बहुत गलत है कि आप ये कैसे करते हो। बर्थिंग पीपल वर्ड यूज़ क्यों किया गया है इसके पीछे, कि इसमें बोला है कि जेंडर रिजिडनेस आती है अगर मदर बोल दिया जाता है। मदर का मतलब एक लेडी जिसने बच्चे को जन्म दिया है। तो बोला आजकल तो ट्रांसजेंडर्स या ट्रांसजेंडर्स के अलावा जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे में बोलो उनको आइडेंटिफाई करना, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं जैसे जेंडर क्वीर पीपल हो गए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बर्थिंग पीपल का मतलब ट्रांस मैन भी हो गए, ट्रांसजेंडर जो है, जो कहने का मतलब जिनको जन्म के टाइम पे फीमेल जेंडर असाइन किया गया था, पर अब वो पता पड़ रहा है कि वो अब आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं मेल के तौर पे। तो ऐसे में बोले कि इन चीज़ों को इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए ऐसे फाइनलाइज किया गया है पेरेंटिंग पीपल के लिए। सिमिलरली प्रीवियस यूसेज की बात करें, देखो बेसिकली आप ये चीज़ खुद से पढ़ लो एक बार, क्योंकि ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहां पर क्या बोला जा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग को चेस्ट फीडिंग बोल दिया गया है। इसके पीछे वजह, बोले ब्रेस्ट फीडिंग की अगर आए तो वहां पर फीमेल का एक इमेज आता है, ठीक है, बोले चेस्ट फीडिंग के अंदर जो ट्रांसजेंडर जो कि बच्चे पैदा कर रहे हैं, बोले वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे, तो उनको भी हम प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं। या एक जो जेंडर इनइक्वालिटी है या जेंडर बेसिस पे बायसनेस होती है उसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का, कुछ लेडीज़ जो हैं वहाँ पर यूएसए में, उनके द्वारा ये कहा गया है कि औरतों के पास में एक उनका एक्सक्लूसिव राइट है, वो ये कि वो ही माँ बन सकती है। तो ऐसे अधिकार आप डाइल्यूट कैसे कर सकते हो। देखो ये लिबरल जो पॉइंट होता है ना, ये वाकई में एग्जिस्टिंग जो भी एथोज हैं उन पर बहुत सवाल उठाते हैं, पर वही चीज़ है, टाइम के साथ में चीज़ें चेंजेस होनी भी ज़रूरी हैं। हमें थोड़ा सा वही है, चेंज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वही बात है कि धरती का बीच अगर बोल दिया, सॉरी ब्रह्मांड का बीच बिल्कुल सेंटर पृथ्वी को बोला गया, और उसके बाद में बोला गया गैलीलियो के द्वारा कि नहीं जी सेंटर अर्थ नहीं है, सेंटर तो सन है, ऐसे करके बोलना शुरू कर दिया। तो फिर वही चीज़ें, फिर बाद में आपको पता ही है जो रेडिकल होते हैं, जो सॉरी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो बिल्कुल नो चेंजर्स हैं, वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर आपको जो समझ में आ रहा है वो ये कि चेंजेस लाए गए हैं सिचुएशन को देख करके, और हमने भी देखा कि हमारे यहाँ पर भी आईपीसी का सेक्शन 377 को हटा दिया गया है, या फिर उसमें ये बोल दिया है कि भाई अब आप जो अननेचुरल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, फिजिकल एक तरीके से रिलेशनशिप होती है, तो उसको अब आप क्रिमिनल नहीं कंसिडर करोगे। तो हमारे भी तो LGBTQIA+ कम्युनिटी को प्रोटेक्शन की बात की है, ठीक है, हमने जो केसेस देखे थे, नवतेज जौहर वाला केस देखा था, वो सारी डिटेल हमने डिस्कस कर ली थी पहले ही। तो पॉइंट ये है, चेंज हो रहा है और सारी चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए, नहीं तो क्या है इनइक्वालिटीज़ फिर बाद में ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं या फिर LGBTQIA+ कम्युनिटी को जो भी एक्सक्लूजन फील हो उसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नेटो मीटिंग। नेटो मीटिंग में देखो साफ साफ कह दिया गया है, पहली सबमिट हुई है। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने तो नेटो को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल गेन कर लेना इसकी पूरी की पूरी, और कमेंट बॉक्स में लिखना चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पिन कर दूंगा मैसेज को, ठीक है। तो नेटो के बारे में आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च करनी है। तो हुआ क्या, जो बाइडन की मीटिंग हो रही है नेटो लीडर्स के साथ में, तो उन्होंने ये कहा कि चाइना वाकई में एक बिगेस्ट थ्रेट के तौर पर निकल रहा है, एक सिस्टमिक चैलेंज बोला गया है चाइना को। G7 की मीटिंग में ऑलरेडी हमने देखा कि चाइना में जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज चल रहे हैं, अगर रीजन वाइज देखें तो एक तो ताइवान में चाइना अपनी दादागिरी दिखाना चाह रहा है, दूसरी हांगकांग वाला रीजन, और तीसरी सिंजियांग रीजन। इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के लगातार चाइना को एक तरीके से घेरा जा चुका है, और इसमें यूएसए लीड कर रहा है। और यूएसए ने क्या कहा कि नेटो कंट्रीज को डरने की ज़रूरत नहीं है, नेटो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूएसए हमेशा नेटो के साथ में रहेगा।
आप देखोगे कि नेटो की फोर्सेस ने, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रीज हैं उनकी फोर्सेस ने, साथ में यूएसए की फोर्सेस ने अमेरिका में इंटरवीन किया था जब 2001 में वॉर ऑन टेरर शुरू किया गया था। वो बात अलग है, उसमें फेल हो गए, या फिर तालिबान को जो एकदम सप्रेस करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। टारगेट तो था कि अलकायदा को ख़त्म करें, पर अलकायदा में से आईएसआईएस निकल गया, वो हमने देखा ही। ठीक है, खैर पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि अभी कतर में बातचीत चल रही है कि कतर में वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। इससे क्या होगा कि अफ़गानिस्तान के सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे करके अफ़गानिस्तान में भेजा जाएगा, तो फिर बाद में वो तालिबान के लड़ाकों से वो लड़ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते हो, तो लगभग 36 कंट्रीज़ की जो फोर्सेस थी वो फाइट कर रही थी तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान में। पर अब तो विड्रॉल फाइनलाइज हो ही चुका है, सितंबर 11 तक विड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे में ये ऑप्शंस निकाले जा रहे हैं कि अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग दे दें जिससे कि वो तालिबान को टैकल कर सके। ठीक है, और तो बाकी इसके अलावा इकोनॉमी पेज की समरी देखते हैं। इकोनॉमी की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ये जो है कोविड वॉच वैक्सीनेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जब डेटा गया तो पता पड़ा कि जो CSC जो होते हैं ना गाँव में, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल होता है, ठीक है, तो वहाँ पर से कोविन पे रजिस्ट्रेशन 0.5% ही हुआ। इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? मतलब ये था, आपको पता है कि शुरुआत में वैक्सीन लेने के लिए 18 साल से ज़्यादा लोगों को जैसे अलाउ किया था 1 मई से, तो ये बोल दिया था कि कोविन पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में आप स्लॉट बुक करोगे, फिर उसके बाद में आप वैक्सीन ले पाओगे। फिर उसमें क्या है, गांव में हमने पहले ही देख लिया कि कितना डिजिटल डिवाइड का इशू है। गांव में इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है, एजुकेशन की कमी है, लैंग्वेज का इशू है, वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे स्मार्टफोन्स का पेनिट्रेशन नहीं है। अर्बन एरियाज़ में तो चलो एक एक बंदे के पास 2-2 3-3 कनेक्शन है, पर दूसरी तरफ गाँव में वहाँ पर बिल्कुल कमी है। तो ऐसे में एक तो ये मुद्दा, दूसरा कोविन पोर्टल अवेलेबल था, ये जो कॉमन सर्विस सेंटर्स थे यहाँ पर लोगों ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन बहुत कम कराया। मतलब ओवरऑल आप देखोगे कि 28.5 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया कोविन के थ्रू, जिनमें से CSCs के थ्रू कितना आया, केवल और केवल 3 लाख के, मतलब रजिस्ट्रेशन अराउंड 14.25 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जो कि 0.5% के लगभग, बहुत कम परसेंटेज वहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखने को मिला। ये चीज़ बताई जा रही है। सिमिलरली इधर RBI ने अपनी तरफ से जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गाइडलाइन दी है कि भाई आपने जो लोन दे रखा है नॉन कोलेटरल बेसिस पे, उनके लिए आप थोड़ा सा ईज आउट करो कि मान लो जैसे किसी ने लोन लिया है, जैसे पर्सनल लोन ही लिया हुआ है मान लो किसी ने, ठीक है, तो वो पर्सनल लोन को रीपे अगर जल्दी करना चाहता है कोई भी इंडिविजुअल, तो बोलो उसके ऊपर प्री रीपेमेंट, मतलब कि EMI है 2 साल की, मतलब 24 महीनों की, और पेमेंट वो बंदा करना चाहता है कि भाई मेरे पास में पैसे अरेंज हो गए, मैं 12 महीने में ख़त्म करना चाहता हूँ मेरी EMIs को। तो ऐसे में जो पेनल्टी चार्जेस लगते हैं प्री डिपॉजिट के, तो बोलो वो पेनल्टी चार्जेस से फ्री करो। एक तरीके से पेपर मतलब सर्कल किया गया है RBI के द्वारा। कंसल्टेशन होगा, बात होगी, वो आगे देखेंगे। इसके अलावा आप देखो ICMR ने अपनी तरफ से कहा है कि वैक्सीन जो है वो ड्रोन्स का यूज़ करके डिलीवर किया जाए। बाकी और देखो मुझे लगता नहीं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है जिसको हम डिटेल में देखें। बाकी न्यूज़पेपर आप खुद से देखोगे, और तो डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।